डियर स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में सोशलॉजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक अनुसंधान के चरणों के अंतर्गत भाग 2 को समझने का प्रयास करेंगे। भाग 1 में हम सामाजिक अनुसंधान के कुछ चरणों को समझ चुके हैं, तो उन्हें मैं आगे नहीं समझाऊंगा। आज हम बाकी के हमारे जो भी चरण हैं, जितने भी चरण हैं, उन चरणों को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करें। सामाजिक अनुसंधान के चरण, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस बात को हम पहले भी जान चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने इसे अच्छे से जान लिया है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि समाजशास्त्र में मुख्य रूप से सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और मनुष्य के जो सामाजिक संबंध हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं होते, वो बदलते रहते हैं। इसमें मतलब समाजशास्त्र में भी प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ही किसी घटना का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का प्रयोग किया जाता है। यानी प्राकृतिक विज्ञानों में जिस प्रकार हम कोई अनुसंधान करते हैं, कोई बात को जानते हैं, किसी चीज़ को खोजना चाहते हैं, तो कुछ उसके चरण होते हैं जो क्रमबद्धता से जुड़े होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं और व्यवस्थित होते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान के भी कुछ चरण हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले विषय का चुनाव, समस्या का चुनाव, संबंधित साहित्य का अध्ययन, उपकल्पना का निर्माण। इन चारों को हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में भाग 1 में हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा निदर्श इकाइयों के चयन को भी हम भली भांति समझ चुके हैं। आप लोग अगर आपको फिर से उसे समझना है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रविधि का चयन, यानी अनुसंधानकर्ता किस प्रकार की प्रविधि का अपने अनुसंधान के लिए प्रयोग करता है। उसके बाद में क्षेत्र का चयन, फिर तथ्यों का संकलन, फिर तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन, फिर तथ्यों का विश्लेषण, तथ्यों का सामान्यीकरण और निष्कर्ष। उसके बाद में हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं। क्षेत्र का चयन यानी विषय का चुनाव, समस्या का चुनाव, संबंधित साहित्य का अध्ययन, उपकल्पना का निर्माण, निदर्श इकाइयों का चयन, प्रविधि का चयन, क्षेत्र का चयन, यहाँ तक के सभी चरण पूर्व क्षेत्रीय चरण कहलाते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता इन सभी को समझने से पूर्व या इन सभी अपने क्षेत्र में जाने से पूर्व, तथ्यों का संकलन करने से पूर्व इन सभी का निर्माण किसी संस्था में बैठकर, घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के कर सकता है। लेकिन इससे बाद तथ्यों का संकलन करने के लिए उसे अपने क्षेत्र में जाना ही होगा। तो आगे हम पढ़ें। शुरू के 5 हम पढ़ चुके हैं निदर्श इकाइयों के चयन तक। अब हम पढ़ेंगे प्रविधि का चयन। तो प्रविधि एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से समस्या से संबंधित तथ्य या सूचना एकत्रित की जाती हैं। प्रविधि वह है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं। क्या एकत्रित करते हैं? सूचनाएं। और ये प्रविधि क्या है? एक उपकरण है। और इस उपकरण के माध्यम से ही हम समस्या से संबंधित तथ्यों या सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत तथ्यों के संकलन हेतु अनुसंधानकर्ता द्वारा अनेक प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में कोई एक विधि नहीं है, एक प्रविधि नहीं है तथ्यों के संकलन के लिए। बहुत सारी प्रविधियां हैं और उन प्रविधियों का के भी अपने कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं। कोई प्रविधि कहाँ काम आ सकती है, कोई प्रविधि कहाँ काम आ सकती है। जैसे कि प्रश्नावली, अनुसूची, ये दोनों प्रविधियां प्रश्नों की सूची होती हैं, लिखित में इसमें प्रश्न होते हैं। लेकिन प्रश्नावली को डाक के जरिए अनुसंधानकर्ता द्वारा उत्तरदाता तक पहुंचाया जाता है, जबकि अनुसूची को अनुसंधानकर्ता खुद उत्तरदाता से प्रश्न पूछकर भरता है। यानी कि प्रश्नावली जब डाक से भेज रहा है तो कौन कौन इसका प्रयोग किस पर किया जा सकता है? केवल शिक्षित लोगों पर। जबकि अनुसूची का प्रयोग शिक्षित के अलावा अशिक्षित लोगों पर भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अनुसंधानकर्ता इस प्रविधि में खुद प्रश्न पूछ रहा है, किससे? उत्तरदाताओं से। तो जिन प्रविधियों का प्रयोग
तथ्य संकलन के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है उनमें प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन, साक्षात्कार, एकल अध्ययन पद्धति आदि प्रमुख हैं। प्रस्तुत अध्ययन में हमने अनुसूची प्रविधि का प्रयोग किया है। प्रस्तुत अध्ययन में हमने, जैसा कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं, कि हमने सबसे पहले विषय का चुनाव किया और हमारा जो विषय था वह था मीडिया का समाज पर प्रभाव। इसके बाद हमने समस्या का अध्ययन किया था। तो समस्या के अध्ययन, समस्या थी हमारी मीडिया का युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। फिर उसके बाद में जो उपकल्पना हमने निर्मित की थी वो इस प्रकार की थी कि मीडिया का युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद में हमने निदर्श इकाइयाँ जो चुनी थी वो चुने थे हमने युवा, क्योंकि हमारी समस्या क्या थी, युवा पर मीडिया का प्रभाव। तो जिसे हमने उपकल्पना में माना था नकारात्मक, तो हमने ऐसे युवा चुने जो 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम थे। तो प्रविधि में हमने कौन सी प्रविधि चुनी, अनुसूची, यानी कि इस प्रविधि में अनुसंधानकर्ता स्वयं जाएगा उत्तरदाता के पास, उनसे प्रश्न पूछेगा और अनुसूची को भरेगा। उसके बाद वह उनका तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण कर पाएगा। इस प्रकार प्रविधि के चयन के बाद हमारा अगला आता है क्षेत्र का चयन। क्षेत्र मतलब अनुसंधानकर्ता तथ्यों का संकलन करेगा कहाँ से, कोई स्थान उसे निश्चित करना पड़ेगा और क्षेत्र के चयन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता एक क्षेत्र ही निश्चित करता है। तथ्यों के एकत्रीकरण के लिए क्षेत्र का चुनाव, समस्या की प्रकृति और निदर्श इकाइयों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी कि तथ्यों का संकलन के लिए क्षेत्र का चयन करने से पहले अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखना होता है और अपने जो निदर्श इकाइयाँ हैं उनकी उपलब्धता को ध्यान में रखना होता है। अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी भी ऐसे क्षेत्र का चयन नहीं किया जाता जो अनुसंधानकर्ता के लिए निदर्श इकाई वहाँ जहाँ से उपलब्ध होना असंभव हो, निदर्श इकाइयाँ जहाँ उपलब्ध नहीं हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुसंधानकर्ता उसी क्षेत्र का चुनाव करता है जहाँ से उसे आसानी से निदर्श इकाइयाँ उपलब्ध हो जाएं। जैसे कि हम मान लो किसी क्षेत्र का अध्ययन करना चाहते हैं और वहाँ के ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं, वो त्योहारों के समय ही घर आते हैं, और हमने ये चुन लिया कि हमें युवाओं पर अध्ययन करना है जिनकी आयु 18 से 35 साल है और केवल पुरुषों पर। तो पुरुष तो उनके ऑलरेडी बाहर रहते हैं, तो फिर हम उसका चयन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके चयन के लिए, उनसे तथ्यों के संकलन के लिए हमें त्योहार विशेष का इंतज़ार करना होगा। इसलिए अनुसंधानकर्ता को क्षेत्र का चयन करने से पहले अपने समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखना पड़ता है, साथ ही निदर्श इकाइयों की उपलब्धता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन में हमने बांसवाड़ा शहर की राती तलाई क्षेत्र को अपने अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में चुना है। बांसवाड़ा शहर के राती तलाई क्षेत्र, अब आप अपने आसपास के किसी भी क्षेत्र को इसके लिए चुन सकते हैं। क्योंकि मैं बांसवाड़ा में रहता हूँ, इसलिए मैंने यह बांसवाड़ा का जो राती तलाई क्षेत्र है उसी का चयन किया, और मैं क्षेत्र के चयन के बाद जो तथ्यों का संकलन करूँगा वो किन से करूँगा, युवाओं से, जिनकी उम्र क्या होगी 18 से 35 साल। इसके बाद में हम देखते हैं ये सभी चरण, यानी शुरू के जो 7 चरण हैं, विषय का चुनाव, समस्या का चुनाव, संबंधित साहित्य का अध्ययन, उपकल्पना का निर्माण, निदर्श इकाइयों का चयन, प्रविधि का चयन और क्षेत्र का चयन, ये सभी क्षेत्रीय चरण कहलाते हैं, पूर्व क्षेत्रीय चरण कहलाते हैं। इसके बाद के चरण क्षेत्रीय चरण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए अगला है हमारा चरण तथ्यों का संकलन। तथ्य किसे कहते हैं? तथ्य कहते हैं डाटा को, इंग्लिश में होता है डाटा, और डाटा का मतलब है सूचनाएं। अनुसंधानकर्ता मतलब जब हम रिसर्च करते हैं तो यहाँ डाटा का मतलब क्या है, सूचनाएं। ठीक है। अनुसंधानकर्ता चुनी गई प्रविधि के आधार पर चुने हुए क्षेत्र से उत्तरदाताओं से सूचनाएं एकत्रित करता है। यानी तथ्यों के संकलन अनुसंधानकर्ता कहाँ से करता है? अपने क्षेत्र से, जिस क्षेत्र का उसने चुनाव किया है,
यहाँ हमने क्षेत्र चुना है बांसवाड़ा का राती तलाई क्षेत्र। और किन से करता है? उत्तरदाताओं से। कैसे करता है? विशेष प्रविधि के माध्यम से। तो यहाँ उत्तरदाता कौन थे? 18 से 35 वर्ष के युवा। और यहाँ प्रविधि कौन सी थी? अनुसूची। अनुसूची प्रविधि के माध्यम से इस शोध में, इस अध्ययन में जो हम शुरू से लेके चल रहे हैं उसमें अनुसूची प्रविधि के माध्यम से राती तलाई क्षेत्र से और 18 से 35 साल के युवाओं से तथ्यों का संकलन करता है। कौन? अनुसंधान करता। प्राप्त की गई सूचनाओं को तथ्य या डेटा कहते हैं। अब देखो ये तथ्य भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है प्राथमिक तथ्य और दूसरा है द्वितीयक तथ्य। अब प्राथमिक, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि ये पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, यानी कि जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है या जिन्हें पहली बार एकत्रित किया जाता है, प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। अगर मान लो क्षेत्र थोड़ा अनुसंधानकर्ता ने बड़ा ले लिया और वह अपने सहयोग के लिए 2, 4, 5 लोगों को और रख रहा है, तो उन लोगों के द्वारा भी एकत्रित किए जाने वाले तथ्य प्राथमिक तथ्य ही होंगे, क्योंकि जिन तथ्यों का प्रयोग या जिन तथ्यों को अनुसंधानकर्ता पहली बार एकत्रित करता है वो होते हैं प्राथमिक तथ्य। और प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने के लिए भी कुछ स्रोत होते हैं। तो उन स्रोतों में है प्रश्नावली, अनुसूची, अवलोकन, ये सभी प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने के स्रोत हैं। इसके बाद में हमारे सामने आता है द्वितीयक तथ्य क्या है, यानी किसी और के द्वारा एकत्रित किए गए तथ्य जिनका प्रयोग अनुसंधानकर्ता अपने शोध हेतु करता है, द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। यानी किसी और व्यक्ति ने एकत्रित जिन्हें किया हुआ है, जिन्हें किसी और व्यक्ति ने एकत्रित किया हुआ है, किसी और संस्थानों ने एकत्रित किया हुआ है, लेकिन अनुसंधानकर्ता उसका प्रयोग अपने अनुसंधान में कर रहा है, तो वह हमें द्वितीयक तथ्य के नाम से जाना जाएगा। यानी कि जिसे अनुसंधानकर्ता ने एकत्रित नहीं किया है, किसी और ने एकत्रित किया है। उदाहरण के लिए जनगणना से संबंधित अगर कोई सूचनाएं हमें लेनी है तो हम भारत सरकार की सेंसस रिपोर्ट का प्रयोग करते हैं। अगर उसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता कर रहा है तो वह उसके लिए द्वितीयक तथ्य है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता ने स्वयं उन तथ्यों का संकलन नहीं किया है, किसी और व्यक्ति ने किया है, किसी और संस्था ने किया है, तो वह द्वितीयक तथ्य ही कहलाएंगे। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित नहीं किए गए लेकिन प्रयोग किए गए द्वितीयक तथ्य, और अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए गए वो हैं प्राथमिक तथ्य। तो तथ्य कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। नंबर 1 प्राथमिक और नंबर 2 द्वितीयक। प्राथमिक तथ्य पहली बार या स्वयं द्वारा एकत्रित, द्वितीयक तथ्य किसी और के द्वारा एकत्रित और जिनका प्रयोग अनुसंधानकर्ता अपने शोध में करता है, क्या कहलाते हैं? द्वितीयक तथ्यों के नाम से उन्हें हम जानते हैं। इसके बाद में अगला आता है तथ्यों का वर्गीकरण और सारणीयन। अब वर्गीकरण, किसी चीज़ का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, किसी चीज़ को अलग अलग भागों में हम कैसे बांटते हैं। जैसे एक ढेर में गेहूँ, चने, जौ सब मिले हुए हैं, तो उनका हम वर्गीकरण अगर करें तो समान विशेषता, यानी गेहूँ को अलग कर लेंगे, जौ को अलग कर लेंगे, चनों को अलग कर लेंगे, मटर को अलग कर लेंगे। हाँ, तो इसी प्रकार तथ्यों का भी वर्गीकरण हम उनकी विशेषताओं के आधार पर करते हैं। तो समान विशेषताएं वाले जो तथ्य होते हैं उन्हें हम अलग रखते हैं, यानी समान विशेषताओं के आधार पर तथ्यों को अलग अलग करना, पृथक पृथक करना, और पृथक पृथक करने के बाद उसे सारणियों में विभक्त करना, सारणियों में बांटना भी, सारणियों में भी बांटा जाता है। समान विशेषताएं उनको एक तरफ ले लिया, असमान विशेषताएं उनको दूसरी तरफ ले लिया। इस प्रकार से तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है। अब आता है सारणी, मतलब तथ्यों का वर्गीकरण करके उन तथ्यों को किसमें पुट कर दिया हमने? सारणियों में। अब सारणियाँ भी कितने प्रकार की होती हैं? सारणियाँ भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की हैं, एक चरीय सारणी और बहुचरीय सारणी। यानी कि एक चरीय सारणी का मतलब है, सारणियाँ कितने प्रकार की हैं? 2, एक चरीय और बहुचरीय। एक चरीय सारणी ऐसी सारणी जिसमें केवल एक ही विशेषता का उल्लेख किया जाता है या जिसमें एक ही विशेषता को शामिल किया जाता है। जैसे हमने यहाँ अध्ययन किया युवाओं पर,
तो युवाओं के लिए हमने राती तलाई क्षेत्र चुना, तो हमारा होगा लैंगिक आधार पर। हमारे पास एक ही विशेषता है लैंगिक आधार पर, तो पुरुष और महिला। लैंगिक आधार पर कितने हो गए? एक एक आधार हो गया हमारे पास, एक ही विशेषता के आधार पर हमने सारणी बनाई। किस आधार पर? लैंगिक आधार पर। तो हो गया महिला और पुरुष। लेकिन बहुचर्य सारणी में एक से अधिक चरों को शामिल किया जाता है। जैसे हमारा इस अध्ययन में हमने किनको चुना है? युवाओं को। तो युवाओं को जो चुना है वो लैंगिक आधार पर हमने उन्हें बांट दिया। तो एक चर तो हो गया हमारे पास लैंगिक आधार। दूसरा चर हुआ हमारे पास, हमने उन्हें ग्रामीण और शहरी में भी बांट दिया निवास स्थान के आधार पर। तो दो चर हो गए। इसके अलावा हमने उन्हें शैक्षिक और अशैक्षिक या साक्षर या और असाक्षर के रूप में भी बांट दिया। तो हमारे पास कितने आधार हो गए? तीन आधार या तीन चर हो गए। तो जब एक से अधिक चर जिस सारणी में शामिल किए जाते हैं उसे कहते हैं बहुचर्य सारणी। तो बहुचर्य सारणी में एक से अधिक चरों को शामिल किया जाता है। उदाहरण मैंने आपको बताया, एक चर्य में तो हमने क्या लिया था? केवल लैंगिक आधार, पुरुष और महिला। बहुचर्य में हमने क्या लिया था? लैंगिक आधार के अलावा एक तो निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण, एक लिया था हमने उनकी साक्षरता के आधार पर वर्गीकरण, साक्षर असाक्षर, ग्रामीण शहरी। कितने चर हो गए? तीन चर। तो जब एक से अधिक चरों का प्रयोग हम कर रहे हैं तो वह होगी बहुचर्य सारणी। इसके बाद आता है तथ्यों का विश्लेषण। सारणी के आधार पर ही हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, यानी कि जो सारणियाँ हमने बनाई हैं उन सारणियों के आधार पर हम तथ्यों का विश्लेषण कर देते हैं। और तथ्यों का विश्लेषण कर हमने जो उपकल्पना बनाई थी उस उपकल्पना की जांच करने का हम प्रयास करते हैं, जो या तो सत्य सिद्ध होती है या असत्य। तो प्रस्तुत इस अध्ययन में हमने जो उपकल्पना बनाई थी वो हमारी उपकल्पना थी मीडिया का युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो तथ्यों के विश्लेषण के बाद में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ज़्यादातर लोग या हमारे पास जो निष्कर्ष निकल के आए हैं उनमें क्या बात हमारे सामने आई है कि मीडिया युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है या सकारात्मक। सत्य और असत्य सिद्ध होती है क्या उपकल्पना? यदि पक्ष में उत्तर प्राप्त होते हैं, उपकल्पना के पक्ष में यदि उत्तर प्राप्त होते हैं तो वह सत्य सिद्ध मान ली जाती है, और अगर विपक्ष में उत्तर प्राप्त होते हैं तो उसे माना जाता है असत्य। यानी कि हम जो सोचते हैं, हम जैसा सोचते थे, हमने जो उपकल्पना का निर्माण किया है ऐसा दूसरे लोग नहीं सोचते, या वो लोग हमारे मत से भिन्नता रखते हैं। इस प्रकार अगला चरण हमारा है निष्कर्ष और सामान्यीकरण। निष्कर्ष और सामान्यीकरण में अनुसंधानकर्ता करता क्या है? पहले चरण से अंतिम चरण तक जो भी उसने किया है उसे क्रमबद्ध तरीके से संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। क्रमबद्ध तरीके से कैसे? संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। तथ्यों के विश्लेषण के माध्यम से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उन तथ्यों को समान विशेषताओं वाले अन्य क्षेत्र में लागू कर परिणामों को ज्ञात किया जाता है। यानी कि अब क्या करता है अनुसंधानकर्ता ने जो तथ्य एकत्रित किए उनका वर्गीकरण कर लिया, उनको सारणियों में बदल लिया, उनका विश्लेषण कर लिया, फिर उसने क्या किया? निष्कर्ष निकाल लिया। और निष्कर्ष निकालने के बाद जो निष्कर्ष उसके पास प्राप्त हुए उन निष्कर्षों को अनुसंधानकर्ता किसी अन्य क्षेत्र पर, जो उस क्षेत्र विशेष से जहाँ से तथ्यों का संकलन किया गया है, तो हमारा जहाँ से तथ्यों का संकलन किया गया वो कौन सा क्षेत्र था? बांसवाड़ा जिले का, बांसवाड़ा शहर का राती तलाई क्षेत्र। तो अनुसंधानकर्ता ऐसी ही विशेषता वाले किसी अन्य क्षेत्र पर अपने जो निष्कर्ष हैं उन निष्कर्षों को लागू करने का प्रयास करता है। तो वह परिणाम देखता है कि उसके सामने परिणाम क्या आते हैं। इसके बाद में जो चरण है अगला है सिद्धांत निर्माण। अगर निष्कर्षों को अनुसंधानकर्ता द्वारा अन्य क्षेत्रों पर लागू कर दिया जाए और उसके माध्यम से हमारे सामने वही परिणाम प्राप्त हों जो हमें प्राप्त हुए थे, तो सिद्धांत का निर्माण हो जाता है। और अगर वही परिणाम हमें प्राप्त नहीं होते तो हम सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार
इन 2 वीडियोज़ के माध्यम से सामाजिक अनुसंधान के चरण भाग फर्स्ट और सामाजिक अनुसंधान के चरण भाग सेकंड में हमने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने की कोशिश की। ये सभी चरण समाज विज्ञानों को वैज्ञानिक आधार ही प्रदान करते हैं। तो हमारे जो चरण थे वो मैं एक बार फिर से आपको लास्ट में रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले था विषय का चुनाव, फिर था समस्या का चुनाव, फिर संबंधित साहित्य का अध्ययन, फिर उपकल्पना का निर्माण, फिर निदर्श इकाइयों का चयन, फिर प्रविधि का चयन, फिर उत्तरदाताओं का चयन, अगला था तथ्यों का संकलन, अगला था तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारणीयन, फिर था तथ्यों का विश्लेषण, फिर था सिद्धांत निर्माण, उसके बाद था निष्कर्ष और सामान्यीकरण, और अंत में था सिद्धांत निर्माण। तो इस प्रकार हमारा यह टॉपिक सामाजिक अनुसंधान के चरण 2 चरणों में जाकर पूरा हुआ, 2 भागों में जाकर पूरा हुआ। अब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आपका बहुत धन्यवाद दूंगा और कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे लाइक भी करें, और आपकी अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोशिश की जाएगी कि आपकी समस्या का सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो जाए। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, मेरा वीडियो देखा। धन्यवाद, शुक्रिया।